तो प्रियम्बल की ही सबसे पहले बात करें। प्रियम्बल एक बार आप लोगों के सामने है कुछ, या मैं पढ़ता, हम चाहते हैं कि पहले हम पढ़ें और आप लोग उसको दोहराएं, फिर शब्दों पर हम फिर से चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग, एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी रिपीट करिए। हम भारत के लोग भारत को एक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब उधर से आवाज नहीं आ रही है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कब आप लोगों ने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें पहला ही शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, क्या आप लोगों ने अभी तक समझा है? मतलब हम किसी भी शासन के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। मतलब उसके उसके जैसे पहले जो स्टेट था वो अंग्रेजों का गुलाम था, उससे पहले राजा का शासन था। हम खुद अपने सिद्धांत, अपने नियम और देने पर और अपने नियम कानून के लिए खुद स्वतंत्र है, बनाने के लिए, करने के लिए, लागू करने के लिए। इसको दो चीज़ें लगभग सही कहा है आपने। दो डायमेंशंस इसके और हैं जिसको ध्यान में रखना होगा कि अब जब से ये संविधान लागू हो गया तो अब ना तो हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, देश का या ऑर्गेनाइजेशन का, व्यक्ति का दबाव होगा, और ना ही किसी आंतरिक व्यक्ति, समूह, प्रदेश या राजनीतिक दल का दबाव होगा। किसी ग्रुप का दबाव नहीं होगा। तो सत्ता रहेगी किसकी? तो वह आगे है लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहेगा। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ हुआ? और आप लोग क्योंकि पपेट शो में हैं तो आप लोगों के लिए ये दोनों शब्द और बहुत महत्वपूर्ण और प्यारे हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ?
लोक से मतलब क्या है? हेलो, हाँ आवाज आ रहा था? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना गया ऐसी व्यवस्था जो जिसमें लोग खुद ही चुनते हैं अपने आप को, नियम और कानून बनाते हैं और शासन का हिस्सेदार बनते हैं और शासन करते हैं। खुद मतलब कोई दूसरी सत्ता इन्वॉल्व नहीं होती, जनता का ही शासन होता है। मतलब लोक से उभरा हुआ तंत्र, की ही व्यवस्था रहती है, लोक ही सत्ता में रहता है। लेकिन आपने लोक के लिए शब्द जनता और लोग इस्तेमाल किया। कॉमन पार्लेंस में कहते हैं कि लोक का अर्थ यह है, हो सकता है डिक्शनरी में भी ये मिले, लेकिन लोक का सही अर्थ आप लोगों को जानना चाहिए। लोक का क्या अर्थ होता है? बड़ा प्यारा शब्द है लोक। लोक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लोकतंत्र के अलावा लोक का उपयोग और कहीं हुआ है? आपने लोक का उपयोग और कहीं किया है? सर थोड़ा आप मार्गदर्शन दे दीजिए। लोक कथा सुनी है? हाँ, लोक कथा तो तो सुना है। लोक कथा में भी तो लोक आया। हाँ हाँ, वो तो है। लोक गीत सुने हैं? लोकगीत सुना है। तो लोक वहां भी तो आया। हम्म। लोक शब्द कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और लोक शब्द आलोक से बना है। और जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, आप लोगों में बनारस में तो भोजपुरी बोली जाती है। लौकत बा सुना है ना? लौकना, लोक, ये सब एक ही फैमिली के शब्द हैं। लौकने का क्या मतलब होता है? लौकने का क्या मतलब होता है? वही जो सभी लोग सभी को मिला के जो बनता है। लौकत बा का क्या मतलब है? आप में से बनारस में वो आपके इतने लोग हैं वहाँ पे, इसी से पूछिए लौकत बा का क्या मतलब है? लौकना, लौकना मतलब दिखाई पड़ना। लौकत बा हो मतलब दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। नहीं सुना था लौकना? तो ये आलोक से बना है लोक शब्द, जिसका मतलब होता है रोशनी, देखना उस परिप्रेक्ष्य में। तो लोक मतलब जिसको दिखाई दे, ऐसे लोग। यानी कि दिखाई कब देगा? जब आंखें खुली हो। तो खुली हुई आंखों वाले लोग, वह लोग बनाते हैं। बंद आंखों वाली लोग नहीं बनाते। तो जनता तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र बनाने के लिए खुली हुई आंखों वाली जनता, जो अपनी आंखों से देखती हो, सुनती हो, और सुनी सुनाई बातों पर न विश्वास करती हो, अफवाहों पर न विश्वास करती हो, अपनी आंखों से जो देखती हो, वह लोक। तो खुली हुई आंखों वाली जनता से उभरा हुआ तंत्र। और वो खुली हुई आंखें बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि वही व्यवस्था बनाती भी है, और वही भी व्यवस्था आंख खोल के व्यवस्था बनाती है, और आंख खोल करके फिर उसका वॉच करती है कि सही काम कर रही है कि नहीं। हमेशा अलर्ट रहती है। तो खुली हुई आंखों वाली जनता को लोक कहा जाएगा। इसी तरह से लोक कथा, जो हमारे पुरखों ने खुली हुई आंखों से देखा और उसको कहानियों में सुनाया, वह लोक कथाएं बनी। लोकगीत हमारे पुरखों ने
जो खुली हुई आंखों से देखा और उसको गीत में पिरोया, गाया, फैक्ट्स को, वो लोकगीत बने। तो ये तो लोकगीत हुआ। गणराज्य, गणराज्य का क्या अर्थ? हम्म? गणराज्य गणराज्य जनता का राज्य। और इसमें 4 शब्द और महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद दूसरे एस्पेक्ट्स पे आएंगे। बंधुता, बंधुता शब्द दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है। और बंधुता का अर्थ है कि हम सब एक ही माँ के संतान हैं, और वह माँ क्या है? भारत माता और धरती माता। और अंगीकृत, अंगीकृत का क्या मतलब? ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि आप लोगों ने बताया था कि इस पे चर्चा आप लोगों की हुई है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, इसीलिए मैं थोड़ा उस पर और डिस्कस कर रहा हूँ। वही बेहतर है। तो अंगीकृत का क्या मतलब है? अंगीकृत दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का क्या मतलब हुआ? मैं चाहता तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, मेरे 100 वीडियोस हैं 1.5 घंटे के संविधान पर, जिसको मैंने भेजा भी है रेफरेंस। तो मैं चाहता तो शुरू से खुद बोलता चला जाता और लेकिन अगर आप संविधान के प्रचारक बनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में संविधान के बारे में कोई भी प्रश्न कोई आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हों। केवल खानापूरी करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं पिछले 11 साल से दिन रात संविधान के प्रचार प्रसार में लगा हूं, डूबा हुआ हूं, सब कुछ छोड़ करके। उसका पर्पज है कुछ। 8 लाख लोगों ने, आपको पता है 1857 से 1947 तक 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है, फांसी के फंदे पे झूले हैं, गोलियां खाई हैं। उनके सपने हैं कि उनकी गोलियां खाने या कुर्बान होने के बाद देश कैसा होगा, उनका सपना कहाँ लिखा हुआ है? भारत का संविधान में ही उनके सपने लिखे हुए हैं। लेकिन ट्रेजिडी यह है कि वह सपना जन जन तक गया ही नहीं। मैंने 1500 से ज़्यादा तो ऑनलाइन नहीं, जा करके गांवों में, शहरों में, हर प्रदेश में, हर जगह संविधान कथाएं कहीं पहला सवाल पूछता हूं कि संविधान पढ़ा है, संविधान जानते हो? नहीं पता है संविधान। जबकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य जानते हैं आप क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी बताइए। संविधान के अनुपालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, पालन और आदर के लिए पढ़ना जरूरी है। यानी कि हर आदमी को संविधान जानना जरूरी है। और रियलिटी यह है कि संविधान गया ही नहीं जन जन तक। ये कैसा तमाशा हो गया है देश में? जो 8 लाख लोगों के शहीदों से आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई, वो जन जन तक गई ही नहीं।
वो तमाम शंकरों की जटाओं में उलझ के रह गई। उस समय तो भगीरथ की लंबी उम्र थी, उन्होंने जब शंकर की जटा में गंगा उलझी तो दोबारा तपस्या की। आप गंगा तट पे आए हुए हैं बनारस में, दोबारा तपस्या की और उसके बाद जन कल्याण के लिए गंगा को जन जन तक ले गए। आज वह 8 लाख शहीद तो शहीद हो गए, अब वो नहीं है यहाँ पर भगीरथ के रूप में कि वो ले जाएंगे संविधान भी बताएंगे। अब संविधान को जो हम लोग बचे खुचे जो देश के बारे में कुछ सोचते हैं, उनकी ड्यूटी है कि सही तरह से संविधान बताएं, जो मूल पर्पज है जो संविधान का वो समझाएं, सारे भ्रम दूर करें। संविधान के बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं कि कुछ पूछिए मत। तो अंगीकृत का क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि शब्दों पर चर्चा हुई, तो चर्चा होने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर चर्चा करते रहिए, अगर आत्मसात नहीं हुआ, आप बता नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा उसका? अंगीकृत का मतलब हुआ अंगीकार करना, मतलब खुद को उसको अमल में लाना अपनी जिंदगी। फिर वही बात, अमल में लाना तो बाद में। अंगीकृत का मुख्य मतलब क्या है? अंगीकृत का मतलब, अंगीकृत ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अंगीकृत का मतलब सामान्य शब्दों में जो जिन लोगों को आप समझाने जाएंगे तो आप पूछेंगे अंगीकृत, तो वो कहेंगे अंगीकृत मतलब अंगीकृत, ये होगा। फिर उसको और सरल भाषा में कैसे उनको समझाएंगे, हम इसके लिए भी आपको तैयार करना चाहते हैं, जिससे वो समझ जाए। कोई बताए अंगीकृत का क्या मतलब है? बताइए, फिर से बताइए, सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अंगीकृत का मतलब तो मैं जहाँ पे समझ रहा हूँ कि स्वीकार करना मतलब संविधान। गुड, वेरी गुड। ताली भी बजाइए, बीच बीच में ताली वाली बजते रहना चाहिए, ताली बजाइए। अंगीकृत का मतलब स्वीकार करना, पालन करना आगे आएगा अभी। अंगीकृत का मतलब स्वीकार कर लिया, अब उसको अनुपालन किया कि नहीं, वो आगे दूसरे शब्द से आएगा। अधिनियमित यह है, अधिनियमित मतलब अधिनियमित का क्या मतलब हुआ? नियम मिलाना काफी हद तक सही है। अब जो संविधान में लिखा है वही नियम होगा देश का, अब यही देश का नियम कानून होगा। और आज भी जितने भी नियम कानून इस देश में हैं जो संविधान में नहीं लिखे हैं, लेकिन जैसे इंडियन पेनल कोड और दूसरे जो पहले चलते रहे हैं, अब तो खैर वो भी इंडियन हो गया। संविधान सभा ने जिस कानून को अप्रूव किया था या जो संविधान में लिखा हुआ है, बस वही अब देश में नियम रहेगा और कोई नियम नहीं हो सकता। तो अधिनियमित मतलब अब यही नियम कानून बन गया। और आत्मार्पित, आत्मार्पित का क्या मतलब? अपने जीवन में ये उतारना। तन मन से मतलब तन मन से उसको स्वीकारना, संविधान स्वीकारना, तन मन से स्वीकार करना, वो अपने आप में लागू करना। वो तो अधिनियमित मतलब हो गया। अब जब नियम बन गया तो करना ही है, उसी अनुसार चलना है, बरतना है। आत्मार्पित, करना, स्वयं को समर्पित करना। हाँ, खुद से खुद को अर्पण, आत्मार्पण। तो खुद से खुद को अर्पण किसने किया? खुद से खुद को अर्पण किसने किया? हम भारत के लोग लोकतंत्र, हम भारत के लोगों ने खुद से खुद को ये संविधान अर्पित किया। इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया और फिर खुद को अर्पण कर दिया। तो संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। हम भारत के लोगों ने बनाया। लेकिन तब 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में। तो फिर संविधान सभा क्या आई, क्या चीज हुई? संविधान सभा मतलब कि हमारे प्रतिनिधि लोग, ठीक बात है। जिनको हमने चुन करके भेजा था। तो हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपने विचारों के अनुसार इस संविधान को बनाया या बनवाया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित किया। संविधान सभा में कितनी कमेटियां थी, ये स्टडी किया है, ये बताया गया। बहुत सारे चीज़ों पे कल चर्चा करेंगे, आज तो मुख्य चीज़ों पे एक तरह से आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है कि आप में क्यूरियोसिटी जगे और संविधान को कैसे समझना है, कैसे गहराई से समझना है और कैसे और लोगों को समझाना है, उसके लिए तैयार करें। हम आपको बताने नहीं आए कि वो संविधान, आपको इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि आप जन जन तक जा कर के संविधान को एक मशाल की तरह से, जैसे आप किसी को अगर दिया जलाइए, एक मशाल उसके सुलगाइए, तो फिर वो चुप ना रहे, वो फिर लगातार आगे बढ़ता रहे, करता रहे, वो हौसला, वो जज्बा उसमें आ जाए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चों में के स्कूलों में तो बहुत गया हूँ ज़्यादातर, और प्राइमरी स्कूल से लेकर के IIT IIM तक लगातार मेरी संविधान कथाएं ऑनलाइन ऑफलाइन होती ही रहती हैं। तो एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि अगर एक साल बाद मैं फिर आपके पास आऊँ, तुम्हारे पास आऊँ, तो उस एक साल में आप कितने लोगों को संविधान बता चुके होंगे? ये तो आम बच्चे से जो पूछता हूँ तो वो होता है। अब आप तो संविधान प्रचारक ही बन के जा रहे हैं, तो अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप अगले एक साल में कितने लोगों को संविधान बता लेंगे, आपका टारगेट क्या रहेगा? 500 से 1000। 500 से 1000। और सभी लोगों की यही आम सहमति है, कोई अलग भी कुछ? मुझे लगता है कि मैं लगभग 100 लोगों को संविधान की अच्छी से समझ हो, तो वो मैं 100 लोगों को ऐसे तैयार करूंगा कि जो कर रहे हैं कर रहे हैं। चलाने का काम, जैसे कि मूवी थी जय हो, उसमें कोट था कि मैंने आपकी हेल्प की है, सलमान खान से रिलेटेड मूवी की, मैंने आपकी हेल्प की है, तो आप भी किसी थैंक यू मत बोलो, आप भी किसी 3 लोगों की मदद करना। तो वो एक तरह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगभग 100 लोगों को तैयार करूँ कि वो संविधान में अच्छी पकड़ हो, अच्छी समझ हो, और वो अपने स्तर पे आगे और वो अपनी ये मुहिम को लेकर के जाए। गुड। ये 100 लोग एक साल में तैयार करेंगे ना? जी जी सर। ठीक है, ताली बजाइए भाई इनके लिए। लेकिन सबसे मुझे मज़ा आया गोरखपुर में एक महिला कॉलेज और डिग्री कॉलेज में जब मेरी संविधान कथा हुई, उसके बाद मैंने यही सवाल पूछा बच्चों से, तो और लड़कियों ने 10 से शुरू किया, 20, 100, 50, 500। एक लड़की ने कहा कि मैं 1100 लोगों को संविधान बताऊंगी, संविधान के बारे में। तो मैंने कहा 1100 लोगों को कैसे बता पाओगे तुम? तो उसने कहा अंकल बड़ा आसान है, 3 ही तो रोज़ करीब हुआ, 3 लोगों को रोज़ संविधान के बारे में मूल जानकारी हम दे देंगे। तो इसी हौसले से ही हमारा हौसला भी बना रहता है और हम भी काम करते रहते हैं निरंतर। तो ये हुआ इसके मेन शब्दों का। तो संविधान सभा में कितने तरह के चुने हुए सदस्य थे? 2 तरह के थे। एक तो जनता से सीधे चुन करके आए हुए थे, और
करीब 300 के आसपास, और दूसरे जो उस समय ढेर सारे राजा महाराजे थे उनके प्रतिनिधि थे, क्योंकि उनके भी प्रतिनिधियों को संविधान तो सबके लिए बनना था, वो सब भी देश में आ रहे थे, तो इसलिए दो तरह के उसमें प्रतिनिधि थे। अच्छा, चूंकि लोक शब्द बहुत प्यारा है और एक संविधान की ताकत, संविधान में, अच्छा संविधान, वो एक लोक कथा आपको सुनाना चाहते हैं आज, वो आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी और हो सकता है कि आपने उसको सुना भी हो। वो कहानी लोकतंत्र की जननी है दरअसल पूरी दुनिया में। जब राजशाहियाँ थी तब भी लोकतंत्र का बीज अपने में समेटे हुए थी वो कहानी, वो पूरी दुनिया में है। बचपन में तो मैंने बस्ती ज़िले के, यहीं अयोध्या के बगल का जो ज़िला है, अपने गांव में बोरा झोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ते हुए जाते हुए सुनी वहीं गांव में। लेकिन बड़े होने पे जब मैंने दुनिया के सारे भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़ी तो वो लोक कथा मुझे हर जगह मिली। और लोक कथाएँ कैसे पैदा होती हैं, किसी एक गांव में एक जगह पे, या उस समय जंगल ही रहा होगा, शायद जंगलों से ही लोक कहानियाँ उपजी होंगी, तो एक जगह से कैसे घूमती 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 एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, मसाल जुलूस की तरह से पूरी धरती पे फैल गई। तो वो कहानी दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है और लोकतंत्र की जननी है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ संविधान ने भारत के लोगों को, हम भारत के लोगों को क्या दिया है? अधिकार, कर्तव्य, ये सब की तो उसमें गिनाया ही है, नीति निर्देशक तत्व। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ संविधान क्या देता है हम भारत के लोगों को? बोलने की आजादी। यह तो अधिकार हो गया। अच्छा, एक दूसरे रूप में आम आदमी को समझाने के लिए तुम्हें भी आसानी रहेगी कि अगर तुम्हारे पास कोई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट कोई प्रॉपर्टी है जिसका तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कब्जा नहीं, उस प्रॉपर्टी पे तुम जानते भी नहीं, उस प्रॉपर्टी को नाम भी नहीं सुना है, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उसका दस्तावेज भी तुम्हारे पास नहीं है, दस्तावेज का भी नाम नहीं सुना, तो उस प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं है, उसका कब्जा भी नहीं है, दस्तावेज भी नहीं, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन कर रहा होगा? गवर्नमेंट कर रही होगी। गवर्नमेंट क्या है? हम काल्पनिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट, तुमने सवाल उठा दिया है कि गवर्नमेंट कर रही होगी, तो गवर्नमेंट तो जनता की ही है, सत्ता जनता के पास है, जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है। इस देश में मीडिया शुरू से 47 से आज तक लगातार झूठ बोलता रहा है और जनता को गुमराह करता जा रहा है, जिस वजह से भी जितनी गवर्नमेंट होती है सब जनता की गवर्नमेंट होती है। एक्स पार्टी की गवर्नमेंट, वाई पार्टी गवर्नमेंट, एक्स पर्सन की गवर्नमेंट, यह सब बकवास है, झूठ है, महाझूठ है। सरकार हमेशा जनता की होती है और यह उसके सेवक हैं। तीनों पालिकाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों तीन तरह की सेवाओं के लिए हैं। जो न्यायपालिका है वो न्याय की सेवा के लिए है, जो कार्यपालिका है वो कार्य करने की सेवा के लिए है, और जो विधायिका है वो केवल एक सेवा के लिए है कि किसी भी विषय पर राय देने के लिए, वोट देने के लिए, उन संसदों या विधानसभाओं में बोलने के लिए जिस जनता ने उनको चुना है अपना प्रतिनिधि, उनसे राय लेकर के उनकी बात वहाँ रखें। ना अपनी बात रखनी है, ना पार्टी की बात रखनी है, और ना किसी पूंजीपति की जिसने उनको फाइनेंस किया। यह है सच्चाई। और जब कोई शपथ ले, शपथ क्या लेते हैं यह भी संविधान में लिखा हुआ है कि
विधि, संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की शपथ लेते हैं जितने भी लोग संवैधानिक पदों में बैठे, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जो भी हो, चीफ मिनिस्टर हो, शपथ लेते हैं संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की। और जब न्यूज़ क्या फ्लैश करता है, फला फला का राज तिलक, किसकी होगी ताजपोशी, ये क्या राजशाही है क्या? तमाशा बना कर रख लिया है देश को। और कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कभी भी जब भी ये शब्द आए हैं, किसी ने नहीं कहा, मीडिया को हड़काया नहीं कि ये तुम कैसे लिख रहे हो, ये तो असंवैधानिक है, हम लोकतंत्र है। अब ताज कैसा? तो मैं अपने उस सवाल पर आता हूं जो मैंने तुम लोगों से पूछा हुआ है कि उसका उपभोग कौन करेगा। किसी ने गवर्नमेंट कहा, चलो गवर्नमेंट तो कोई उपभोग करने वाला चीज है नहीं, कोई उसमें सेंसेस है नहीं कि वो उपभोग करे, वो तो नाम है एक टर्म का। तो उस प्रॉपर्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उसका उपभोग कौन करेगा? जो भी हथियार ले वही कर रहा है, करेगा। ये तीनों पालिकाओं ने भी काफी हथियाया है उसको। अब वह सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी भारत के किसी नागरिक के पास क्या है? अपना जीवन। सबसे महत्वपूर्ण अपना जीवन। तो प्रॉपर्टी क्या है? वो तो खुद ही है। जैसा कि आपने कहा सर, आपके जो आपकी, जैसा कि आपने अभी कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो शायद मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अब वो किसने हथियाया है उस पर थोड़ा और बाद में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है देश की मालिकियत। हर देश का नागरिक इस देश का मालिक है। देश की सत्ता, देश की मालिकियत हम भारत के लोगों में बिखेर दी गई है, दे दिया गया है। ये देश की मालिकियत हम भारत के लोगों को सौंप दिया गया है और वो खुद सारे फैसले उन्हें खुद करना है। गांव पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन के बाद अब ये कर दिया गया है कि खुद एक साथ बैठ करके ही सारे फैसले करेंगे। जब गांव पंचायतों पे चर्चा करेंगे तो उस पर वो, और विधानसभा लोकसभा में एक साथ नहीं बैठ सकते सब लोग, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए देश को, प्रदेश को खंडों में बांट करके उनके प्रतिनिधि वहाँ चुने जाते हैं, केवल इसलिए कि वो हर बात बोलने के पहले, वोट देने के पहले, किसी बिल पर या बहस करने के पहले जिस जनता ने चुना है उनको वहाँ जा करके, जिस लोक ने चुना है, खुली आंखों वाली जनता ने, वहाँ जा करके तब वो उसकी राय रखेंगे। संविधान का हरण या संविधान की हत्या उसी दिन हो जाती है जिस दिन वह प्रत्याशी अपनी राय रखने लगता है, पार्टी की राय रखने लगता है, या किसी पूंजीपति की राय रखने लगता है, अपनी राय नहीं रखता। तो आइए उस सवाल पर आते हैं कि वह सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है देश की मालकियत, जो हम भारत के लोगों के पास है सामूहिक रूप से। और कौन सा वो दस्तावेज है जो उनको यह मालकियत देता है?
मोबाइल हो गए हैं हम्म? बहुत बढ़िया से क्या बहुत बढ़िया से? नहीं सुन रहे हैं सर, ज्वाइन हो गए पूछ रहे थे। अच्छा, तो वह सबसे महत्व, वह दस्तावेज कौन सा है जो सत्ता जनता को सौंपता है, देश को मालिक बनाता संविधान। है? गुड। अपने लिए ताली बजाओ जरा, कुछ जोश आए। तो संविधान ही वह दस्तावेज है जो हम भारत के लोगों को देश का मालिक बनाता है। संविधान लागू करने के पहले देश की मालकियत किसके पास थी? अंग्रेजों के पास में, और जो राजा महाराजा रियासतें थी जिनकी, उनके पास में थी। अंग्रेज कब चले गए? अंग्रेज जब देश आजाद हुआ, अरे डेट, मैं डेट पूछ रहा हूँ। अरे देश कब आजाद हुआ आपको ये भी नहीं पता है? संविधान सैनिक बनने चले। 15 हाँ? बताओ। हेलो, हाँ बताओ सुन। 15 अगस्त 47 को। और संविधान कब बना, कब लागू हुआ? 49 में बना, 50 में लागू हुआ। आधा 49 में ही लागू हो गया था और आधा 50 में लागू हुआ। उसके भी नोटिफिकेशन हुआ कि ये 26 नवंबर 49 से ही लागू हो जाएगा और ये 26 जनवरी से लागू होगा। 26 जनवरी से क्यों लागू किया गया आधा हिस्सा, उसका कोई कारण? ये सब सवाल आपसे पूछेंगे लोग, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तैयार रहिए। तो बड़ा आनंद आएगा जब लोगों से आप डिस्कस करेंगे, उनके हर सवालों की चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने इसको संविधान कथा के रूप में तैयार किया कि ताकि लोगों को मजा भी आए और उनका सशक्तिकरण भी हो, हौसला भी बढ़े। तो 26 जनवरी क्यों लागू किया गया आधा हिस्सा? संविधान को लेकर पहली बार कांग्रेस की बैठक 1930 में, इसी दिन 1930 के आसपास शायद किया गया था, इसी संबंध में। काफी हद तक सही। इसको और एग्जैक्ट पढ़ लेना, समझ लेना। संविधान को लेकर नहीं, संविधान शब्द उस समय जरूरत ही नहीं थी। उस समय पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ नहीं चाहिए, लाहौर कन्वेंशन में। उसी की याद में इसको आधा हिस्सा फॉर्मर, मतलब कई चीज़ें तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हो ही गया, नियम बन ही गया, लेकिन कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तक के लिए। तो वह सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देश की मालकियत है और वो जो दस्तावेज है इस मालिकियत को जनता को सौंपने का, वह है संविधान। लेकिन संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 49 को, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को। तो इस बीच में मालकियत कहाँ रही, सत्ता कहाँ रही? कोई आपसे पूछे कि भाई संविधान तो अधिनियमित हुआ 26 नवंबर से 49 से और आज़ाद हो गया 47 में, तो ब्रिटिश सत्ता तो खत्म हो गई 47 में। तो फिर क्या हुआ? 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास किए, ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट इंडिया और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट पाकिस्तान। सुना है कि नहीं ये बातें? ये सब संविधान का ही हिस्सा है, संविधान के ही हिस्ट्री में आता है।
और ये जानना जरूरी है। तो इसके हिसाब से ब्रिटिश सत्ता का ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 47 के इंडिया वाले हिस्से से इंडिया में आ गया, ब्रिटिश क्वीन से इंडिया में आ गया, और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 47 पाकिस्तान से ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तान में चला गया। अब इंडिया में जब ट्रांसफर ऑफ पावर से आया पावर, तो किसके पास गया, सत्ता कहाँ गई? क्योंकि संविधान, हम लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यह संविधान बना रहा है, तो वो कैसे कब आया? कोई बताएगा या मैं आगे बढ़ूं, बताऊं? अगर ना बता पाने की स्थिति में हो तो बोल दिया करो, ताकि मैं इंतजार ना करूं, मैं आगे बढ़ूं। कह दो, आप बताइए। इंटरनल गवर्नमेंट का मतलब गठन किया गया था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, इस पे भी ताली बजाओ। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी और जिसको सत्ता सौंपी गई, सत्ता उसी के पास टेम्पररीली रही, और जब संविधान लागू हो गया तो सीधे जनता तक चला गया। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो वो दस्तावेज जो इसने सत्ता जनता को सौंपी, वो है भारत का संविधान। अब संविधान का नाम भी नहीं सुना है, जानते भी नहीं हैं, ज़्यादातर जगहों पे तो नाम भी नहीं सुना था। खैर, अब पिछले 11 साल के मेरे इस लगातार अभियान से और तरह तरह की चीज़ों से अब संविधान का नाम तो सबने सुन लिया, लेकिन अभी जानकारी पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ा काम है, अभी उसमें 8-10 साल और लगेंगे। तो सबसे जनता के पास उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कब्जा नहीं है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि क्या सबूत, तुम मुझे से पूछो कि सर आप कह रहे हैं कि सत्ता जनता के पास नहीं है, तो इसका क्या सबूत है कि सत्ता जनता के पास नहीं है? जनता वोट तो देती है, वोट देने की फॉर्मेलिटी तो करती है, लेकिन क्या सत्ता वाकई जनता के पास है? जनता से राय लेकर के विधायक, सांसद विधानसभा, लोकसभा में वोट देते हैं या राय देते हैं या बोलते हैं? नंबर 1, डायरेक्ट तो नहीं है जनता के पास। अरे अभी और आगे सुनो, अभी ये तो फैक्चुअल, सब फैक्चुअल फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फैक्चुअल किसका कब्जा है? दस्तावेज तो कह ही रहा है कि जनता मालिक है, लेकिन फैक्चुअल क्या स्थिति है? जब इसकी राय विधानसभा लोकसभा में नहीं रखी जा रही है, तो कैसा कब्जा सत्ता पे? बस वोट देने के बाद फिर सब कुछ चला जाता है, छीन लिया जाता है, या जैसे अपहरण कर लिया जाता है, जो भी कह लो। दूसरा, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने देश हैं? करीब दुनिया में कितने देश हैं? करीब 200 के आसपास। 240 के आसपास हैं। 236 का आंकड़ा बहुत है। हाँ, 240 के आसपास। इन 240 देशों में हिंदुस्तान अकेला देश है जहां पब्लिक का रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारा जाता है। दुनिया में किसी देश में नहीं है। मैं तो कई देशों में आ चुका हूं, देख चुका हूं, और स्टडीज तब की हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, एक गाड़ी से अपना जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जाए, ठीक है, लेकिन पब्लिक का रास्ता रोक दिया जाए, इम्पॉसिबल है। उनसे अगर कहें उन देश के लोगों को हमारे देश में ये होता है, तो हंसते हैं। इज इट डेमोक्रेसी? जब पब्लिक मालिक है, तो मालिकों का रास्ता रोक करके सेवकों कैसे गुजारा जाता है? ठीक है, बहुत इमरजेंसी है तो फायर ब्रिगेड चली जाती है, बहुत इमरजेंसी है तो पेशेंट चले जाते हैं। लेकिन कौन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर की इतनी इमरजेंसी रहती है? कहीं फीता काटने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, क्यों 8-10 घंटे
एक एक दिन पहले रास्ता रोक दिया जाता है। बहुत सिक्योरिटी का थ्रेट है तो एक गाड़ी और पीछे रख लो पुलिस की, 2 गाड़ी से चलो। और ज़्यादा सिक्योरिटी की थ्रेट है। अगर पब्लिक सर्विस में आए हैं, इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसका मतलब कि पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर जो दिन रात पब्लिक के बारे में सोचेगा तो पब्लिक प्यार करेगी। गांधी, नेहरू आखिर तक सिक्योरिटी नहीं लिया उन्होंने, सीधे सीधे लोगों के बीच में चले जाते थे। गांधी ने भी सिक्योरिटी नहीं लिया और उसे जिस वजह से नफरत रही उन्होंने गोली मार दी। लेकिन उस दिन तक पटेल कह रहे थे सिक्योरिटी ले लीजिए, गांधी ने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना। तो पब्लिक का रास्ता रोक करके कितनी बार कितनी महिलाएं प्रसव करती हैं सड़कों पे, ये हालत हो जाती है। बीमार मर जाते हैं, फिर भी 2-2 4-4 घंटे का रास्ता रोक दिया जाता है। तो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलिए। लेकिन जनता का रास्ता कैसे रोका जा सकता है? तो अगर जनता मालिक होती, जनता के पास सत्ता होती, तो ये नहीं होता। हिंदुस्तान अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां जनता का रास्ता रोका जाता है, जो सिद्ध करता है कि पब्लिक मालिक नहीं मानी जा रही। पब्लिक ने, हम तो कहते हैं कि आप वोट देने के पहले शपथ पत्र लो जिसको आप वोट देने जा रहे हैं। जो प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आ रहा है, चाहे विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, 2 शपथ पत्र जरूर लिखवाओ उनसे कि पहला, जीतने के बाद हमारी राय यहीं पर। अब तो सोशल मीडिया की वजह से और आसान हो गया है, किसी भी मुद्दे पर बहस करते समय या वोट देते समय आके हम लोगों से पूछो कि हमारी क्या राय, जो मेजॉरिटी हो उसको वहाँ रखो। और दूसरा, अगर तुम्हारी पार्टी सत्ता में आती है तो तुम्हारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आने जाने से जनता का रास्ता रोका नहीं जाएगा। और अगर जनता का रास्ता रोक दिया जाता है तो तुम रिजाइन करोगे, तब लोकतंत्र आएगा। संविधान जाने से जादू जैसा होता है। 200 से ज़्यादा गांवों में जहां जहां लोगों ने संविधान को ठीक से जान लिया है, एकदम परिवर्तन हो जाता है, गांव बदल जाता है। केवल 2 बातें जो 73वें संविधान संशोधन के बाद गांव पंचायतों के एक्ट में पूरे देश में अधिकांश स्टेट्स में आ गया है, जो वही दोनों चीज़ें जब जान लेते हैं तो गांव बदल जाता है। पहला, सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं। प्रधान को कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। किस विधवा को पेंशन मिलेगा, किस गरीब का मकान बनेगा, पढ़ाई के क्या होगा, कहाँ खड़ंजा लगेगा, स्कूल का क्या होगा, अस्पताल का क्या होगा, जो 29 विषय जो संविधान सभा ने दिए हैं, उसका सारा फैसला गांव के लोगों को करना होता है खुद। और साल में 2 बार बैठक होनी है। अगर बीच में और कोई ज़रूरी विषय आ गया तो उसके लिए और बैठक बुलाई जाएगी। और दूसरा, जो राइट टू रिकॉल जयप्रकाश नारायण मांग रहे थे, वो गांव पंचायतों को दे दिया गया है। यही बात अगर आप बता दें तो गांव तो उसी दिन बदलने लगता है। इस पे मैं IIMs में जो मेरे लेक्चर्स होते हैं तो क्या क्या चमत्कार होते हैं, मैं मतलब केवल चमत्कार ही गिनाऊं तो 10-12 लेक्चर्स हो जाएंगे। मेरे ही RTI पे 2015 के 26 नवंबर से संविधान दिवस मनाने की घोषणा हुई है इस देश में। 200 RTIs मैंने लिखे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे चीफ जस्टिसेस, सारे गवर्नर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स, और किसी को छोड़ा नहीं था जिसने संविधान की शपथ ली है। 7 सवाल पूछे थे कि संविधान का पहला जो मूल कर्तव्य है कि हर नागरिक को संविधान का जानना है। और ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं इतना संविधान कथाएं कह चुका हूं कि लोगों को नहीं पता है, और आपने संविधान और विधि के संरक्षण संवर्धन की शपथ ली है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है संविधान बताने की अपने क्षेत्र के सभी लोगों को? और मैं एक भारत के नागरिक की हैसियत जानना चाहता हूं, कितने दिन में आप बता देंगे? और क्या ये जरूरी नहीं हर क्लास में, KG से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, रिसर्च तक, PhD तक संविधान पढ़ाया जाए अलग अलग स्तर के अनुसार? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में एक संविधान की किताब रखी जाए, हर घर में अलग अलग भाषा में जो लोग वहाँ चलती हो? तमाम सब इतना मथा गया पूरे देश में, सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, 2 सूटकेसेस भर गए मेरे जो जवाब उधर से आए। लेकिन 2 चीफ मिनिस्टर्स ने बड़े प्यारे जवाब दिए, सिक्किम और
मणिपुर के, कि आपके आरटीआई के सारे पॉइंट्स नोट किए गए। पहली बार सिक्किमीज़ में और मणिपुरी में संविधान ट्रांसलेट करा लिया गया है और उसको छपवा के हर घर में भेजेंगे। भारत सरकार ने 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाने की घोषणा की, संविधान के प्रचार प्रसार के लिए। 1 घंटा हो गया है, तो आज तो मैं विराम दूंगा। यही जो सवाल मैं आपके फूड फॉर थॉट दे रहा था, इसीलिए मैं 2 दिन का या 1 घंटा पहले और फिर 1.5 घंटा बाद में, आज मैं इंट्रोडक्टरी कर रहा था, आपको कोच रहा था कि आप सोचिए कि अगर 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आज़ादी के लिए, तो हम इतना भी नहीं कर सकते कि लोगों को बेसिक चीज़ें बता दें, उनको अपनी खुली आंखें, जनता से लोग तो बना दें, खुली आंखों से देख करके कौन है जो सेवा करेगा उसको वोट दें। प्रचार में आकर के, पैसा शराब में आकर के, सोशल मीडिया में सुन करके या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लुटाए तो नहीं। तो पहला जो मैं कह रहा था कि क्या प्रमाण है कि सत्ता जनता के पास नहीं है, पहला तो यही कि जनता का रास्ता अगर रोका जा रहा है उनके आने जाने से, तो सत्ता उनके पास है, जनता के पास नहीं है। दूसरा, राजतिलक, फला फला का राजतिलक, इसका मतलब सत्ता उनके पास है, राजा वो हैं। प्रजातंत्र कह दिया गया इस देश को, अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा। लोकतंत्र है तो सेवक चुनेगा, प्रजातंत्र है तो प्रजा है तो राजा चुनेगा, और राजा जो स्वांग रचेगा, भौकाल बनाएगा, पैसा खर्च करेगा, साम दाम दंड भेद करेगा। और अगर लोकतंत्र आना है तो सेवा के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अहिंसा के आधार पर। और अगर राजशाही है, राजा है, तो हिंसा भी करेगा, मरवाएगा लोगों को। तो इसलिए यह तो प्रमाण है कि सत्ता अभी जनता के पास नहीं है। वो सत्ता जनता के पास पहुंच जाए, इसी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन जनता जाग जाएगी, उसी दिन सत्ता जनता के पास पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं इतने मन से, संवेदना के साथ, पूरी ताकत से आपको झिझोड़ रहा हूं कि आप जाग जाइए, तब जगाइए। सोने वालों को मेरे आसपास जगह नहीं है। तो अब लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जो आज़ादी अब जनता तक सीधे पहुंचा रहा है, वह संविधान है। तो इस दस्तावेज को सबको पहुंचाइए, सत्ता को अपने पास रखें, किसी हालत में किसी और को न सौंपें, अपने प्रतिनिधि चुनें। तो इसी नोट पे आज तो मैं अपने यह बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन कल 12 बजे से 1:30 बजे तक आपको भी बिल्कुल जी जान लगा करके भाग लेना है, और मैं भी जी जान लगा करके चर्चा करूंगा। ठीक है। और जहां भी किसी भी मेरी बात से विरोध हो, खुल के कहिए कि नहीं साहब, आपसे मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप गलत कह रहे हैं, सही ये है। मैं तो चाहता हूं कि लोग खुल करके मुझसे सवाल पूछें, तभी तो भ्रांतियां दूर होंगी। और जितने लोग, ज़्यादातर संविधान चाहे बताने वाले हों चाहे जो हों, सब वेस्टेड इंटरेस्ट के आते हैं कि तुम अपनी आंख बंद रखो और चाहे जो करो। आंख बंद करने की शिक्षा देने वाली ये राज सत्ता भी है और धर्म सत्ता भी है। मुझे कोई परहेज नहीं कहने में। दोनों सत्ताएं चाहती हैं कि आप अपनी आंख बंद करें ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। असली धर्म क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव ही धर्म है। संपूर्ण धरती के प्रति संवेदना, अपने परिवार, समाज, प्रकृति, देश, प्रकृति, पर्यावरण और धरती माँ, सबसे जब आप संवेदना, प्रेम महसूस करें, यही धर्म है। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ किसी को है, धरती माँ को है, उसे बुखार है, उसका ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, उसका डिहाइड्रेशन है, पानी का लेवल जहाँ 15-20 फीट नीचे होता था 250-300 फीट नीचे चला गया है। हम आप महसूस करते हैं उसके दर्द को। एक पत्ती भी अगर कोई नोचता है तो धरती माँ को तकलीफ दे रहा होता है। ये सब विस्तार से चर्चा होगी और संविधान में इन सब के बारे में भी क्या क्या लिखा है वह भी चर्चा होगी। तो चलिए, शुभ रात्रि। आज का ये सेशन 1 घंटे ज़बरदस्ती मैंने आप लोगों से खींचा है। मिथिलेश को कितनी तरह से डांट के, हड़का करके, फ़ोन रख करके, ताकि कुछ
झिझोड़ करके काम कराना पड़ रहा है। अभी मैं चाहता तो बहुत तरीके से आप लोगों को आकर्षित करके, अगर मुझे आपको जगाना नहीं होता, आपसे कुछ लेना होता, तो उसके तो 1000 तरीके हैं ठगने के। ठीक है, कल मुलाकात। बहुत बहुत आभार सर आपका। और हम लोग तो चाह रहे थे सर कि आप हम लोग के बीच में उपस्थित रहते तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता। परसों हमारे घर में शादी है, नहीं तो मैं आने ही वाला था। जी जी सर सर, तो बहुत अच्छा लगा सर। और आपका ऐसे ही हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और हम पूरे साथी जो 7 राज्यों से आए हुए हैं, और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं सर। और हम उम्मीद करते हैं कल भी आपसे बहुत कुछ सीखने जानने को हम लोग को मिलेगा। और कल हम लोग पुनः 12 बजे आपको सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें और नई नई जानकारी भी हम लोग को दी। कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। और हम सभी लोग संविधान प्रचारक के रूप में पूरे देश में इस तरह का जन आंदोलन ले जाएंगे, काम बस करेंगे। सच्चाई बता दीजिए, आंदोलन के लिए तो तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल यही अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, पूरी टीम की तरफ से, थैंक यू। संविधान प्रचारक की तरफ से बहुत बहुत आभार सर। ठीक है। शुभ और रात्रि। और कल मिलेंगे सर पुनः 12 बजे। मैंने मिथिलेश जी को एक लिंक भेजा है जिसमें मेरे करीब 101 संविधान कथाएं हैं। उसमें से एक एक करके जब मन हो तो उसको खोल करके सुनिएगा। अलग अलग डायमेंशंस में वो चलता रहेगा। जी सर, और मैंने पूरे ग्रुप में भी भेज दिया, जितने साथी हैं, जितने राज्यों से जुड़े हैं, जितने ग्रुप हैं, सब में भेजा है सर। और हम ठीक है। सब जरूर उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और जो भी सवाल होगा उससे जरूर आपसे बात बिल्कुल। करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगेगा कि आप खुद सवाल पूछिए। आज आप रात भर नोट बनाइए कि मुझसे कितने सवाल करने हैं। जी सर। ठीक है, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने कि आपने हमें बहुत संविधान से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमसे छुटी हुई थी, तो वो आपने हमें बताई, उसके लिए शुक्रगुजार। और मैं सर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हम जैसे कि संविधान प्रचारक हैं, आप जितनी समझ नहीं है, लेकिन अगर आपका हमारे साथ सपोर्ट रहा, आप हमारे सपोर्ट करते रहे, तो उसी के लिए मैं केवल या तो आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर, मैं यही कह करके भी अपनी बात ख़त्म करता कि मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा, चाहे मैं नोट करा दूंगा या मिथिलेश जी से ले लीजिएगा। और मैंने पूरी ज़िंदगी, चाहे भारत सरकार के हाईएस्ट पोस्ट पे रहा, चाहे बुरा जोरा ले करके, तब फ़ोन नहीं था, तब भी मैंने अपना हर फ़ोन खुद उठाया है। और अगर मैं उठा नहीं पाया हूँ तो बाद में कॉल बैक किया है। ये मेरा नियम रहा है लाइफ। तो और लोग कहते हैं कि आखिर आप अपना हर फ़ोन क्यों उठाते हैं? हो सकता है कोई उल्टा सीधा बात कर रहा हो, जो नाम जिसका लिखा हो वही उठाइए। हमने कहा अगर ईश्वर भी मुझे फ़ोन करेगा तो अननोन नंबर से आएगा। तो अगर मैं अननोन नंबर नहीं उठाता हूँ तो मैं ईश्वर से अपने को काट दे रहा हूँ, ईश्वर को दूध काट दे रहा हूँ। मैं अपना हर फ़ोन उठाता हूँ। जी सर, बहुत उत्तम विचार है आपके, बहुत अच्छे विचार हैं। तो काफ़ी चीज़ें सीखनी है आपसे, काफ़ी चीज़ें जाननी है। और आपसे अगर जुड़ कर के रहेंगे तो जो ये मिशन है, जिस मिशन के साथ में हम जुड़े हुए हैं, जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आपके इस वक्तव्य में आपने कहा कि संविधान प्रचारक बनने से पहले संविधान को खुद समझो तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद में आप धरातल तक उतार पाओगे, तो वो बात ठीक अच्छी लगी। बाकी हम सभी साथियों को भी ये चीज़ समझना चाहिए। उसके लिए हम आपसे जुड़ करके आपकी समझ, जो आपकी जो बुक है या आपकी कुछ लोक कथाएँ हैं, उनको हम सुने और उनको हम अध्ययन करें उन चीज़ों पे, तो हमारे में कुछ समझ और बेहतर बन पाएगी। तो उसी के लिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी आपकी कोई बुक है या आपने लिखी है भारतीय संविधान पे, वो तो मैंने भेजा है। ये है बताइएगा। संविधान कथा, सरल शब्दों में जो
प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी समझ ले, उस तरह की भाषा में लिखा है। तो इसको तो मिथिलेश जी सभी लोगों को PDF पे दे ही दीजिएगा, शायद आपने भेज भी दिया है। और बाकी चर्चा होगी, हमारा फ़ोन नंबर भी सबको दे दीजिएगा। और जो 100 के करीब वीडियोस हैं उसका भी लिंक सबको भेज दीजिएगा, वो अपना देखते रहेंगे आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हौसला हुआ तुम लोगों से मिलकर। थैंक यू।